In this video today, we are going to cover some landmark judgments made by the Supreme Court in the month of August. तो start करते हैं with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर केस देख रहे हैं that pertains to Yadiha and Adar versus State of Telangana and others. Now this case basically relates to the issue that Supreme Court has held that only fundamental determinations. Now this basically means जब हम प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा की बात करते हैं जो हमारा CPC गिवन है, रेस जुडिकेटा बेसिकली मीन्स इफ समथिंग हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट इट स्टैंड्स एज इट इज़, आप उस चीज़ से इंटरफेयर नहीं कर सकते हो. हाउएवर यहाँ पर इस केस में क्या बोला गया है कि इट रियली मैटर्स दैट रेस जुडिकेटा जो अप्लाई होगा वो फंडामेंटल डिटर्मिनेशन पे अप्लाई होगा या कोलैटरल पे. So it says that res judicata जो है that is hit only if there is a fundamental determination that has been made in the subsequent proceedings. अगर कोर्ट कोई ऐसा incidental, supplemental या कोई non-essential observation देता है which is not fundamental to the case but collateral to the final determination, then that will not be hit by res judicata. यानी कि कोई कोर्ट की सप्लीमेंटल जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स आई उसमें कुछ सप्लीमेंटल इशू कोर्ट ने हाईलाइट किया, कुछ ऑब्जर्वेशन दी, दैट मे नॉट बी सेम एज द फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन मेड इन द मेन प्रोसीडिंग. तो वो सब्सिक्वेंट है, उसको हम फंडामेंटल नहीं मानेंगे. तो इस केस में कोर्ट ने टेस्ट क्या बोला, एक टेस्ट ले डाउन किया कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे between fundamental determination and collateral determination. The test is to see whether the concerned determination is so vital to the decision that without it the decision cannot stand independently. तो अगर कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि उसके बिना डिसीजन जो है उसको हम इन्फर नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड टू एज फंडामेंटल डिटर्मिनेशन, अदरवाइज वो एक कोलैटरल डिटर्मिनेशन माना जाएगा. नेक्स्ट केस देखते हैं, सेंथिल बजाज बालाजी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डेप्यूटी डायरेक्टर. अब ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, इट रिलेट्स टू सेक्शन 167 ऑफ द CRPC वेर इन कस्टडी की बात करी गई है. जब हम कस्टडी की बात करते हैं तो इस केस में बोला गया है ज़रूरी नहीं है कि वो कस्टडी पुलिस कस्टडी हो, इट इंक्लूड्स कस्टडी ऑफ अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सच एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड नॉट जस्ट द पुलिस अलोन. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करी गई. सो कोर्ट का यहाँ पर पहले इस चीज़ के बारे में बात करने से पहले एक बार आगे देख लेते हैं, जहाँ पर हमने इस केस में क्या हुआ है कि कोर्ट ने क्वेश्चन किया है इंटरप्रिटेशन दैट वाज गिवन बाय द 1992 जजमेंट जो CBI वर्सेस अनुपम कुलकर्णी केस में दी गई कि पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कस्टडी ऑफ अ पर्सन, दे कैन नॉट सीक अ कस्टडी ऑफ द पर्सन इफ 15 days फ्रॉम द अरेस्ट हैव इलैप्स्ड. यानी दे आर ट्राइंग टू से कि जब अरेस्ट होता है उसके विद इन 15 days ही आप कस्टडी को रख सकते हो. हाउएवर अब यहाँ पर कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत सारे मेन इश्यूज़ को देखा गया. जो मेन इश्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट पर्टेन टू द इशू ऑफ कस्टडी, किसके पास जाएगी और पीरियड ऑफ कस्टडी. यहाँ पर बोला कोर्ट ने कि इट हैज़ प्रिस्क्राइब द 15-day पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी which has to be an aggregate of shorter periods of custody sought over the entire period of investigation. तो जैसा हम जानते हैं कि period of investigation जो है किसी भी केस में वो 60 to 90 days का है. तो अगर हमें 15 days की कस्टडी देनी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 15 days हमारे फर्स्ट 15 days हो ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन. इट कैन बी स्प्रेड ओवर और एग्रीगेट करके वो 15 days बनना चाहिए. सो यू नो मे बी 60 days का अगर टाइम पीरियड है, 3 days की कस्टडी स्टार्टिंग में ले ली, फिर बीच में 5 days की कस्टडी ले ली, फिर अगेन 5 days की कस्टडी ले ली, रिमेनिंग 2 days की. तो ये टोटल हमारा जो 15 बनेगा, दिस कैन बी एन एग्रीगेट ऑफ शॉर्टर पीरियड्स ऑफ कस्टडी दैट कैन बी सॉट ओवर द इंटायर पीरियड. तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि इस केस को लार्जर बेंच पे रेफर किया जाएगा फॉर रिकंसिडरेशन, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट वी डू नॉट गो बाय दिस ऑब्जर्वेशन. फर्दर एक यहाँ पे बेसिकली PMLA जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके प्रोविजंस भी देखे गए. यहाँ पे कोर्ट ने बोला
कि ये जो सेंथिल बजाज की प्ली थी यहाँ पर चैलेंजिंग कि उनको ईडी के कस्टडी में डाला गया है। अब यहाँ पर इस चीज़ को चैलेंज करते हुए कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई कंप्लायंस नहीं हुआ है ऑफ सेक्शन 19 PMLA, जो बात करता है पावर ऑफ अरेस्ट की, यानी यहाँ पे जो ईडी वगैरह इनकी क्या पावर ऑफ अरेस्ट है, अगर उस पावर को कंप्लाई नहीं किया गया है, अगर देयर इज नॉन कंप्लायंस, तो फिर वो जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके बेनिफिट में देखा जाएगा। और अगर कोई नॉन कंप्लायंस एज सच होता है तो कोर्ट के पास पावर है टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 62 ऑफ PMLA, जो उस इंसान को पनिश करता है जिन्होंने जो अरेस्ट की पावर्स हैं उनको मिसयूज़ किया है। तो अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे पुलिस की कस्टडी की, द कोर्ट हैज सेड 167 सिर्फ पुलिस कस्टडी की बात नहीं करता है, इट सेज सच कस्टडी एज द मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आता है, इट रीआइटरेट्स द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिशन दैट इज अवेलेबल टू द मैजिस्ट्रेट। अब ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर है डिसाइड करना वेदर द कस्टडी हैज़ टू बी अ जुडिशियल कस्टडी और इट हैज़ टू बी द कस्टडी बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और टू एनी अदर एंटिटी इन अ गिवन केस। तो ये काम मैजिस्ट्रेट का है टू डिसाइड। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन अवेलेबल है, तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पुलिस कस्टडी ही यहाँ पर कस्टडी की बात करी गई है। तो जो सेंथिल बालाजी की प्ली थी कि उनको ईडी की कस्टडी में क्यों डाला गया, तो वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होती है कि ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर है टू प्रोवाइड फॉर कस्टडी। देन अब तो वी नो कि CRPC अमेंड हो गया है एंड आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज़ एंड कवरिंग द न्यू लॉज दैट आर प्रेजेंट देयर, जो कि हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज़ नाउ द न्यू CRPC बिल स्टेज में है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत जल्दी वो एक्ट भी बन जाएगा, तो हमें साथ साथ उसको पढ़ लेना है, अभी चाहे सेक्शन नंबर्स याद ना हो, बट आई वुड रियली से कि एक बार जाके आप कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन नंबर ज़रूर देखेगा एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स सो दैट आई सी कि आप लोग अपनी तरफ से यू आर इनक्विजिटिव इनफ टू फाइंड आउट द न्यू सेक्शन। अब देखते हैं द अदर केस, अशोक शेवरकर रमानी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला है, जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की बात करते हैं वहाँ पर 138 डिसऑनर ऑफ चेक के केसेस होते हैं। अब वो डिसऑनर ऑफ चेक के केसेस इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, कंपनी के अगेंस्ट भी हो सकते हैं कि कंपनी ने चेक इशू किया किसी पार्टी को बट इनसफिशिएंट फंड्स थे एंड चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ये बोलता है कि जो लोग कंपनी के अफेयर्स मैनेज कर रहे थे, दे वर इन चार्ज ऑफ और दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, दोज पीपल विल ऑल्सो बी लाइबल। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, जो मिस्टर अशोक है ये he was basically involved in the day-to-day, seeing the day-to-day affairs of the company, basically managing the business of the company. The court has said that might not essentially mean that he was in charge of the affairs of the in charge or was responsible to the company for conduct of the business. So ये एक डिफ्रेंसिएशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से हम किसी भी इंसान को लाके जो दे आर परफॉर्मिंग देयर बेसिक डे टू डे जॉब, उसको इस प्रोविजन में इंक्लूड करके प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। अ पर्सन विल बी वाइकेरियसली लाइबल ओनली इफ द पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन सच अ सिचुएशन एंड नॉट अदरवाइज। वाइकेरियसली लाइबल हम यही बोलते हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी एक प्रिंसिपल है जहाँ पर हम एम्प्लॉयर को होल्ड करते हैं लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग इट। देन नेक्स्ट, इल्वारसन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये केस मैंने डिटेल में इंस्टाग्राम पोस्ट में कवर किया है। प्लीज़ मेक श्योर दैट इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद लीगल करंट अफेयर्स एज एंड व्हेन थिंग्स एनी लैंडमार्क जजमेंट कम्स अप, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, बिकॉज वहाँ पर ऐसी पोस्ट आती हैं। अब ये इशू है रिगार्डिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस क्या होती हैं? तमिलनाडु स्टेट की तरफ से अमेंडमेंट आया था टू हिंदू मैरिज एक्ट, जहाँ पे सेक्शन 7A इंट्रोड्यूस करके उन्होंने ये बोला था कि तमिलनाडु स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि अगर टू हिंदूज आर गेटिंग मैरिड, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जो सेरेमनीज दी गई हैं हिंदू मैरिज एक्ट में उन्हें फॉलो करें।
वो मेयरली गार्लैंड एक्सचेंज करके या रिंग्स पहना के या थाली को टाई करके भी मैरिज में एंटर कर सकते हैं। तो पहले क्या सिचुएशन थी, एक जजमेंट में हाई कोर्ट ने बोला था, मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट थी जहाँ पर उन्होंने बोला था कि ये मैरिजेस जो एडवोकेट्स के चेंबर में परफॉर्म हो रहे हैं, बेसिकली एडवोकेट जो हैं वो इन मैरिजेस को परफॉर्म करवा रहे थे और अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे। सो हाई कोर्ट ने बोला कि ये वैलिड नहीं है, ये जो मैरिजेस ऑफिसेज ऑफ एडवोकेट में हो रही हैं ये वैलिड नहीं है। बार काउंसिल को भी बोला गया कि इन एडवोकेट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बिठाई जाए। बट सुप्रीम कोर्ट का इस केस में क्या कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अ पर्सन हैज़ अ राइट टू चूज देयर पार्टनर, आर्टिकल 21 में हमारा ये गिवन है। फर्दर कोर्ट ने ये भी बोला कि जब हम अपना पार्टनर चूज कर रहे थे ज़रूरी नहीं है कि हमें उसके बारे में एक पब्लिक डिक्लेरेशन करें, बिकॉज बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो पार्टनर्स हैं दे वुड नॉट वांट टू मेक अ पब्लिक डिक्लेरेशन अबाउट सच अ मैरिज। तो उस केस में क्या सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऑल्दो एडवोकेट्स जो हैं दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, उनकी कोर्ट की तरफ कुछ अलग अलग ड्यूटीज़ बनती हैं, दे हैव टू एब्सटेन फ्रॉम अंडरटेकिंग और वॉलंटियरिंग टू सोलमनाइज द मैरिज, मतलब वो मैरिज को सोलमनाइज ना करें इन देयर कैपेसिटी एज एन एडवोकेट, इन देयर प्रोफेशनल कैपेसिटी। हाउएवर वो क्या कर सकते हैं, दे कैन स्टैंड एज विटनेसेस फॉर दीज मैरिजेस इन पर्सनल कैपेसिटीज एज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। तो वो प्रीस्ट ना बने, वो उस मैरिज को सोलमनाइज ना करें, बट दे कैन अपीयर एज अ विटनेस, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस में होता है कि घर वालों को बिना बताए अगर लोग ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस में एंटर कर रहे हैं तो पीपल आर रिलक्टेंट टू बी विटनेसेस। तो एडवोकेट उस केस में विटनेस बन सकते हैं एज अ फ्रेंड और अ रिलेटिव, बट वो उस मैरिज को सोलमनाइज नहीं कर सकते। दैट इज द केस हियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, जो फाइनल केस है यहाँ पर। सो देर आर मेनी केसेस दैट कम थ्रू आउट द मंथ, एवरी मंथ न्यू केसेस कीप कमिंग अप। तो हम जो बहुत मैक्सिमम हमको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं दैट वी कवर थ्रू दिस वीडियो। In case you want to cover other judgments also, we are providing you with a PDF of these judgments on our website www.lawdigest.in। लीगल जीके एंड लीगल करंट अफेयर्स कोर्स में ये आपको प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। Now here what the issue is, रामाथल वर्सेस के राजमनी। ये इशू पर्टेन करता है टू दी डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ए फैक्टम। नाउ व्हाट डज इट मीन, इसमें क्या होता है कि आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो यू विल बी बाउंड बाय इट, क्योंकि रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होता है दैट यू कैन नॉट टेक अ बैक सीट फ्रॉम व्हाट यू ऑलरेडी सेड। अगर आप एक रिप्रेजेंटेशन दे चुके हो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। बट यहाँ पर बात करी गई है, इस केस में कोर्ट ने एक्सप्लेन किया गया है कि कब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। इट इज नॉट द डीड, नॉन ए फैक्टम। ये जो प्ली है, it is a defense that is available that allows a person to escape the effect of a document which he or she may have signed. कोर्ट ने यहाँ पर बोला है it can be taken by an executor or signatory of the deed that such document is invalid as its executor or signatory was mistaken about the character at the time of signing it। तो ये मेन प्ली आप ले सकते हो कि एक जो एग्जीक्यूटर जो साइन कर रहा था उस डीड को, उसको उस टाइम पे साइन करते हुए उस डीड के कैरेक्टर के बारे में सही से नहीं पता था। क्या कंडीशंस ले डाउन करी हैं? द बेंच ऑफ जस्टिस विक्रमनाथ एंड असानुद्दीन अमानुल्लाह, इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ये प्ली आप कब ले सकते हो, दैट यू बिलोंग टू अ क्लास ऑफ पर्सन्स जिनकी कोई गलती नहीं है बट दे आर अनेबल टू have an understanding of the purpose of the document. Why? Because maybe they are blind or they are illiterate or there is some any other disability. So disability ऐसी होनी चाहिए that requires the advice of the other, कि आप दूसरे के एडवाइस पर रिलाई करके ही उस डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हो। वो डिसेबिलिटी इस टाइप की होनी चाहिए कि आप पढ़ नहीं सकते या फिर आपको डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, या फिर कोई और अदर डिसेबिलिटी है। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है कि आपने फंडामेंटल कोई मिस्टेक कर दी एज टू द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब आप उस डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे थे और उसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को लेके आपको पता नहीं था कि आपने ये बड़ी मेजर मिस्टेक कर दी है जो फंडामेंटल थी टू द डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कि गिफ्ट डीड साइन हो रही थी और आपको लगा ट्रांसफर डीड साइन हो रही है,
then documents must have been radically different from the one that were intended to be signed. जो document actual में sign हुआ है that is very different from what your intention was at the time of signing it. तो ये 3 conditions कोर्ट ने specify करी हैं. So I hope you are clear with all the judgments that we have discovered here in. ये जो judgments हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती हैं, चाहे आप LLM CLAT PG एग्जामिनेशन के लिए अपेयर कर रहे हो या फिर कोई लॉ एंट्रेंस एग्जाम या एनी अदर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशन. So make sure that you are following these videos. More such videos will be coming up. They keep coming up on the channel rather. तो make sure कि आप चैनल को ज़रूर फॉलो कर रहे हो for such videos. And as I said earlier, also follow us on Instagram.